तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और बहुत कम टाइम बचा दोस्तों आप लोगों की तैयारी के लिए। तो आप लोग तैयारी अपनी बरकरार रखिए और डेली का डेली पढ़िए। एक भी दिन आप मिस्टेक मत करिएगा, डेली का डेली पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर से होगा। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है, तो इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिएगा। दोस्तों ये है हमारी हिंदी सामान्य हिंदी यूपी पुलिस 2023 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसके पहले हम आपको 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है। गीत कुंज है, अणिमा है, गीतावली है, गीतिका है, कौन सा है। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है, तो बताइए। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा दोस्तों गीतिका। क्या होगा, गीतिका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों निराला कहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और सूर्यकांत त्रिपाठी को ही निराला शब्द से कहते हैं। निराला कह देंगे तो सूर्यकांत त्रिपाठी समझिएगा। ठीक है, इनके द्वारा जो रचित कृति है वो गीतिका है, ललित गीतों का संग्रह है जिसमें भावों की सुसंबद्धता, कोमलता और मानवीय भावनाओं की बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है गीतिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते हैं, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। कौन सा ऑप्शन होगा, तो करेक्ट आंसर होगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। क्या होगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, इसी को कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब से आंख लगी तब से न आंख लगी, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। संदेह अलंकार, विरोधाभास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या अनियोक्ति अलंकार। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार है, इसमें जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, इसमें विरोधाभास अलंकार है। दोस्तों जहाँ दो वस्तुओं में वास्तव में विरोध न हो, मात्र विरोध का आभास हो, विरोध न हो लेकिन विरोध का आभास हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। तो परिभाषा से आप लोग समझिए, जब दो वस्तुओं में वास्तव में विरोध न हो परंतु विरोध का आभास हो रहा हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। संज्ञा से, क्रिया विशेषण से या क्रिया से या विशेषण से। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण से वचन की पहचान आप नहीं कर सकते। बाकी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण के जिस रूप में संज्ञा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये वचन उसी में यूज होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण में, इसी में यूज होता है वचन। और क्रिया विशेषण से वचन की पहचान नहीं होती है दोस्तों, यह क्रिया की विशेषता बताता है। जो क्रिया विशेषण होता है ये क्रिया की विशेषता बताता है, न कि वचन बताता है। इसलिए क्रिया विशेषण वचन की पहचान नहीं बताता है। अगला क्वेश्चन, कोई कमाई कोई खाए, कोई कमाई कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है। कौन सी सही लोकोक्ति है। खरी मजूरी चोखा काम, घर की मुर्गी दाल बराबर, अंधी पीसे कुत्ता खाए, चट मंगनी पट ब्याह। तो कोई कमाए कोई खाए, तो करेक्ट जो विकल्प होगा वो अंधी पीसे कुत्ता खाए। क्या होगा, अंधी पीसे कुत्ता खाए, लोकोक्ति का अर्थ सही होगा। अगला क्वेश्चन, यह निबंध मैं लिखा हूँ, इस अशुद्ध वाक्य के लिए निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो चयन करना है आपको, यह निबंध मैं लिखा हूँ, तो मैं यह निबंध लिखा हूँ, यह निबंध मैं लिखा हूँ, यह निबंध मैंने लिखा है या मैंने यह निबंध लिखा है, कौन सा वाक्य सही होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा यह निबंध मैंने लिखा है। बोल के भी देखिए आपको सही लगेगा, यह निबंध मैंने लिखा है एकदम सही वाक्य है। ठीक है, और शुद्ध भी है।
जब कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जब कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, विरोधाभास अलंकार या व्यतिरेक अलंकार। जब कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहाँ दोस्तों अन्योक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रिक्त स्थान भरना है, शरीर की सुंदरता है, शरीर की सुंदरता है, यहाँ भरना है। उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता है उसकी आँखें, भरना है। क्या कौन सा ऑप्शन होगा? होती होती या होता होता, होती होता, होता होती, कौन सा ऑप्शन होगा? आप लोग एक बार रख के चेक करिए। तो शरीर की सुंदरता, देखो दोस्तों सुंदरता जो होता है ना वो एक पुल्लिंग होता है, तो सुंदरता, शरीर की सुंदरता होता। चौथा ऑप्शन आप लोग रख के देखिए, होता है उसका चेहरा, सॉरी, शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा, जो चेहरा होता है वो एक पुल्लिंग होता है, तो चेहरा पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पे होता होगा। तो शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता होती है उसकी आँखें। आँखें जो होती हैं, आँखें एक पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द है, और जब स्त्रीलिंग शब्द होता है तो वहाँ पे होती यूज होगा। तो चौथा ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा, होता होती। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताना है। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया, यद्यपि वह बीमार था तो भी वह मेला गया, यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। तो सही आंसर जो होगा वो ए होगा, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया। दोस्तों हमेशा आपको याद रखना है यद्यपि के साथ तथापि लगेगा, और जहाँ जहाँ आपको यद्यपि दिखाएगा वहाँ तथापि लगना होगा, तभी वो वाक्य आपका सही होगा, अन्यथा वो गलत होगा। तो यहाँ पे यद्यपि के साथ देखिए तथापि शब्द यूज हुआ है, जब तथापि यद्यपि के साथ तथापि या तथापि के साथ यद्यपि यूज होगा तो वहाँ पे वाक्य शुद्ध होगा। बाकी यद्यपि के साथ अगर तो भी यूज होता है या फिर या परंतु तो वो गलत होता है। तो यद्यपि के साथ तथापि का प्रयोग करना उचित है, इसलिए आप लोग यद्यपि के साथ तथापि वाला ऑप्शन सही करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? मालवी, निमाड़ी, बुंदेली या बांगर, कौन सी नहीं है? बताइए, सही ऑप्शन बताइए आप लोग। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बांगर होगा। क्या होगा? बांगर होगा। बांगर या बांगरू कह सकते हैं, ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली के अंतर्गत आती है दोस्तों। ठीक है, किसके अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली के अंतर्गत आती है। बांगरू को हरियाणवी या हरियाणी कह सकते हैं, हरियाणवी अथवा हरियाणवी, हरियाणी या हरियाणवी कह सकते हैं। यह हरियाणा राज्य की बोली है दोस्तों। बांगर, बांगर या बांगरू हरियाणा राज्य की बोली है। बाकी जितनी बोलियां हैं माड़वी, नेवाड़ी और बुंदेली, ये तीनों ये एमपी यानी मध्य प्रदेश की बोलियां हैं। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है पूछा है, तो बांगर होगा। बांगर, बांगर कहाँ की है? हरियाणा की है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी होगा, बांगर ये हरियाणा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं नागार्जुन, कौन है बताइए? नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, विद्यापति, भिखारी ठाकुर, कौन है मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि? तो वो हैं विद्यापति। कौन है? विद्यापति, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं विद्यापति। अगला क्वेश्चन, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? होशियार होगा, विदुषी होगा, विद्वान होगा या ज्ञानी होगा? तो विद्वान का स्त्रीलिंग जो होगा दोस्तों वो होगा विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग पूछा है, विदुषी होगा। ठीक है, विद्वान का विदुषी होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है तो आपको नहीं देना है। पानी, नल, नीर या अम्बु, कौन सा होगा? जल का समानार्थी शब्द नहीं है तो दोस्तों नल, नल तो एक माध्यम है पानी निकालने का, बाकी जल का समानार्थी नहीं है। पानी है, नीर है, अम्बु है, यहाँ पे छोटा मात्रा कर लीजिएगा, अम्बु। बाकी नल जो है एक माध्यम होता है पानी निकालने का, बाकी नल पर समानार्थी नहीं होता जल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको। जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। थक जाना, नाजुक होना, कल्पनाशील होना या अभिमानी होना?
तो दोस्तों जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा अभिमानी होना। क्या होगा? अभिमानी होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताना है। हरीश सज्जन पुरुष है, हरीश सज्जन व्यक्ति है, हरीश सज्जन है, हरीश सज्जन आदमी है। कौन सा सही होगा? तो दोस्तों सही जो ऑप्शन होगा वो हरीश सज्जन व्यक्ति है। हमेशा व्यक्ति होता है, आदमी पुरुष ये सब नहीं, व्यक्ति होता है। ठीक है, तो हरीश सज्जन व्यक्ति है, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरना है। भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का क्या होता है? रिक्त स्थान भरना है। प्रचलन है, विकार है, परिवर्तन है या उलट फेर है? क्या है? करेक्ट आंसर होगा प्रचलन। भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? रिक्त स्थान भरना है। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उपमेय और उपमान के बीच जो समानता बताते हैं उन्हें हम वाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचक कहते हैं। ठीक है, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय। देखो उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, ये भी जान लीजिए। और उपमेय और उपमान के बीच में जो समानता बताते हैं उन्हें वाचक कहते हैं, ये तो जान ही गए हैं क्वेश्चन के माध्यम से। अब थोड़ा सा उपमान और उपमाय के बारे में जानते हैं। जिसकी तुलना की जाए, जिसकी भी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। और जिस प्रसिद्ध व्यक्ति हो या वस्तु हो से उपमेय की तुलना की जाए, उपमेय से तुलना की जाए, वो उपमान होता है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा कि जो उपमेय और उपमान के बीच समानता बताते हैं उन्हें कहते हैं उपमा, वाचक कहते हैं। और उपमेय उन्हें कहते हैं जिसकी तुलना की जाती है। जैसे मान लो किसी की तुलना की जाती है, कहती है ना राम श्याम से सुंदर है, तो राम की तुलना श्याम से की जा रही है तो वहाँ पे उपमेय होगा राम। तो उपमेय वो होता है। और जो व्यक्ति होता है, प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से उपमेय कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति हो या वस्तु हो, वो उपमेय की तुलना में की जाए, उपमेय किससे तुलना की जाए, वहाँ पे क्या हो जाएगा? उपमान होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। क्रिया विशेषण जो जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं वो बता लेंगे। तो कौन सा नहीं है क्रिया विशेषण का भेद? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा जातिवाचक। बाकी हम आपको बताएंगे कि कितने प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं, बताएंगे। जो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, जातिवाचक। बाकी दोस्तों क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक एक आप जान गए हैं, ये होता है। एक कालवाचक होता है, ठीक है, कालवाचक। एक रीतिवाचक होता है और एक परिमाणवाचक होता है। 4 प्रकार के हो गए ना। तो स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक ये तो होते ही होते हैं। एक कालवाचक भी होता है। तो क्रिया विशेषण के ये भेद होते हैं और क्रिया विशेषण के भेद नहीं होते हैं, वो जातिवाचक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बड़प्पन शब्द में प्रत्यय है? बड़प्पन शब्द में प्रत्यय है। बड़, अपन, न, पन। प्रत्यय, प्रत्यय बताइए कौन सा होता है? कौन सा प्रत्यय लगता है? दोस्तों प्रत्यय और उपसर्ग में अक्सर कन्फ्यूजन होता है। तो प्रत्यय उन्हें कहते हैं जो शब्द के बाद लगते हैं और उपसर्ग उन्हें कहते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग, ये कोई शब्द है, मान लो कोई शब्द है, ये यहाँ लग गया तो वो उपसर्ग होगा। क्या होगा? उपसर्ग होगा। और यहाँ अंत में लग गया तो वो क्या होगा? प्रत्यय होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, जो प्रारंभ में लगता है वो उपसर्ग होता है और जो बाद में लगता है वो प्रत्यय होता है। तो क्वेश्चन में प्रत्यय पूछा है तो आपको बताना है बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? बड़, अपन, न, पन। तो बड़प्पन में जो दोस्तों कौन सा प्रत्यय है? पन। पन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बड़प्पन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा फूल शब्द का पर्यायवाची है? फूल शब्द का पर्यायवाची पूछा है। जलज होगा, कमल होगा, मधुप होगा या प्रसून होगा? क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों प्रसून। प्रसून क्या है? फूल शब्द का पर्यायवाची है। फूल शब्द के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि थोड़ा सा कुछ आपको बताते हैं पर्यायवाची, इंपॉर्टेंट पर्यायवाची। जैसे कि प्रसून तो हो गया फूल का, पुष्प होता है, कुसुम होता है, सुमन होता है, ये सब इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं फूल के। प्रसून, पुष्प, कुसुम, सुमन। बाकी जो जलज होता है ना, ये कमल का होता है दोस्तों। किसका? कमल का।
ठीक है, ये कमल का। और जो मधुप है ना, ये मधुप आपका भंवरा का होता है। किसका होता है? भंवरा का। तो जो कमल हो गया ये जलज जलज हो गया, ये कमल का हो गया। मधुप आपका भंवरा का हो गया, प्रसून फूल का हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है, लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है श्रेष्ठता स्वीकारना, शक्तिशाली बनना, बुद्धिमान होना, पराजय स्वीकार करना। तो लोहा मानना मुहावरे का अर्थ जो होता है दोस्तों, वो श्रेष्ठता स्वीकारना। क्या होता है? श्रेष्ठता स्वीकारना। अगला क्वेश्चन, इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? बताइए आप लोग। बिजली, लहर, सरिता या घोड़ा? तो दोस्तों तुरंग जो होता है वो घोड़ा का समानार्थी शब्द होता है। तुरंग के और भी समानार्थी शब्द हैं, जैसे कि घोड़ा, घोटक, अश्व, वाजी, है। ये सब घोड़ा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, घोड़ा, घोटक, अश्व, है, बाजी इत्यादि। अगला क्वेश्चन, विश्व में 5 खाली स्थान भरना है आपको यहाँ पे। तो खाली स्थान की जगह भरना है, विश्व में 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास देश में रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे विश्व में आप रखेंगे, जब ऑप्शन रख के चेक करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर प्रत्येक और शील यहाँ रखेंगे। विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं। ठीक है, ये आपको करेक्ट लगेगा। अगला क्वेश्चन, विशेषणों। ठीक है, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? दोस्तों विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं, ये आपको बताना है। 3, 4, 5 या 2। जो विशेषण होते हैं वो तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं उनकी, तो बताइए। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 3 अवस्थाएं होती हैं। और 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है मूलावस्था। ठीक है, पहला मूलावस्था होता है। और दूसरा जो होता है वो उत्तरावस्था होता है। और जो तीसरा होता है वो उत्तमावस्था होता है। ठीक है, तो आप लोग तीनों अवस्थाएं याद रखिएगा। विशेषणों में तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं होती हैं, एक मूलावस्था, एक उत्तरावस्था तथा एक उत्तमावस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? पूर्णोपमा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, लुप्त उपमा अलंकार या प्रश्न अलंकार? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा बी, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। देखिए, जो विप्सा अलंकार है उसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी माना जाता है। दोस्तों जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार दोहराया जाए, जहाँ पर कोई भी शब्द हो अगर एक से अधिक बार दोहराया जाता है, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और एक बात और जहाँ जहाँ पे आदर, हर्ष माने प्रसन्नता, शोक, विस्मयादिबोधक भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, ये सब व्यक्त करने के लिए, जैसे आदर हो गया, हर्ष हो गया, शोक हो गया, विस्मयादिबोधक हो गया, इनको व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही हो, वहाँ पर विप्सा अलंकार होता है। ठीक है, तो विप्सा अलंकार को ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, समिति शब्द का बहुवचन बताना है। समिति शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो जो समिति का बहुवचन होता है दोस्तों, क्या होता है? समितियाँ होता है, या समिति होता है, या समितियों होता है, या समितियाँ होती हैं? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों समितियाँ। क्या होगा? समितियाँ। समितियाँ ऐसे लिखा जाता है, एकदम करेक्ट। ठीक है, समितियाँ, तो ये होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन, लीचू किस भाषा का शब्द है? लीचू, ठीक है, क्या? लीचू किस भाषा का शब्द है? उर्दू, चीनी, संस्कृत या हिंदी? तो जो दोस्तों लीचू जो शब्द है वो है चीनी भाषा का शब्द है। किसका है? चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, घर की आय का हिसाब माँ रखती है, आय का विलोम क्या होगा? आय का विलोम दोस्तों क्या होगा? खर्च, घटा, व्यय या गए? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा व्यय। आय का विलोम व्यय होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं, बोली कहते हैं या व्याकरण कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्र रूप से हम बोल लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें स्वर बोलते हैं। स्वर ऐसे उच्चारण वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण करते समय किसी दूसरे शब्द या वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, तो स्वर होते हैं। बाकी आप व्यंजन उठाओगे, कुछ बोलोगे, व्याकरण उठाओगे, तब भी उसमें किसी दूसरे शब्दों की या अक्षरों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन स्वर में किसी वर्ण की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? रांगड़ी, ठीक है, रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में, केरल में, मध्य प्रदेश में या हरियाणा में? तो दोस्तों रांगड़ी बोली जो बोली जाती है वो हरियाणा में बोली जाती है। अभी इसके पहले हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि हरियाणा में और एक भाषा बोली जाती है, क्या नाम है उसका? बांगर, बताया था, बांगर या बांगरू बताया था ना। तो हरियाणा की वो भी बोली है और रांगड़ी, 3 बोली पता चली ना। तो आप लोग याद रखिएगा, रांगड़ी, बांगर या बांगरू ये सब हरियाणा राज्य की बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन ने, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा है? प्रणय पत्रिका, सतरंगिणी, एकांत संगीत या मिलन यामिनी? तो हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में प्रणय पत्रिका को संग्रह लिखा है, गीत संग्रह लिखा है। थोड़ा सा प्रणय पत्रिका के बारे में जानते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने जब इंग्लैंड में रह रहे थे, दोस्तों हरिवंश राय जो बच्चन हैं वो 1 अप्रैल 1952 से लेकर के 1 अप्रैल 1952 से लेकर के 1954 तक, शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, 1 अप्रैल 1952 से जून या जुलाई कह सकते, जून जुलाई 1954 तक इंग्लैंड में रहे हैं। वो इंग्लैंड में वो रह रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रणय पत्रिका लिखा और उन्होंने आरती और अंगारे में भी पद परिवार से दूर रहकर अपने आत्मीयों परिजनों की शतरंज स्मृतियों की रागात्मक अनुभूति प्रस्तुत की। दोस्तों प्रणय पत्रिका इसके पहले भी, ये प्रणय पत्रिका इसके पहले इन्होंने मिलन यामिनी लिखी थी। मिलन यामिनी, ये इसके पहले इन्होंने ये लिख लिया था, मिलन यामिनी लिख चुके थे, लेकिन इंग्लैंड में जब ये रह रहे थे तब उन्होंने प्रणय पत्रिका लिखा था। कब, डेट भी पूछा जा सकता है, तो 1952 से 54 के बीच में लिखा गया है। ठीक है, 1952 से 54 के बीच में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, बाह का सामान्य बहुवचन बताना है। बाह होगा, बाहों होगा या बाजुओं होगा या बाहें होगा? दोस्तों बाह का सामान्य बहुवचन बहुत लोग गलत बता सकते हैं, तो आप लोग सावधानी से आंसर दीजिएगा। बाह का सामान्य बहुवचन क्या होगा? तो दोस्तों जो बाह का सामान्य बहुवचन होगा वो होगा बाहें होगा। क्या होगा? बाहें होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मधुशाला किसके द्वारा रचित है? मधुशाला किसके द्वारा रचित है? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा पंत, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा? किसके द्वारा, मधुशाला किसके द्वारा रचित है, बताइए आप लोग। तो मधुशाला जो है दोस्तों हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। इनकी और भी कृतियाँ, इंपॉर्टेंट कृतियाँ हैं, जैसे कि मधुशाला, एक आप क्वेश्चन के माध्यम से देख रहे हैं, निशा निमंत्रण, सतरंगिणी, दो चट्टानें, मिलन यामिनी, मधु कलश इत्यादि हरिवंश राय बच्चन की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। तो आप लोग कृतियों को जरूर ध्यान से रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट कृतियाँ मैं बता रहा हूँ। मधुशाला ये हरिवंश राय बच्चन की फेमस कृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ काल कौन होता है? संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य भविष्य या अपूर्ण वर्तमान काल? तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध होता है तो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। क्या होता है? वहाँ संदिग्ध वर्तमान होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? परिभाषा को याद रखिएगा। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में माने प्रेजेंट में क्रिया के संदेह का बोध होता हो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, नहीं पूछा है, हाँ नहीं पूछा है, नहीं। तो इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों हस्त होगा या दांती होगा, हस्ती होगा या करी होगा? तो हस्त करेक्ट आंसर होगा। हस्त समानार्थी शब्द किसका? हाथी का नहीं है।
बाकी दंती या दांती टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा देखिएगा, दंती होगा, ठीक है, दंती। बाकी यह हस्ती और करी ये सब क्या है, हाथी के समानार्थी शब्द हैं। बाकी हस्त जो है वो हाथी के समानार्थी शब्द नहीं है। कौन सा शब्द बिल्ली का पुल्लिंग है? बिल्ली का पुल्लिंग है, जैसे हम कहते हैं ना ठठेरी, ठठेरी का क्या होता है, ठठेरीन होता है। वैसे ही हमें बताना है बिल्ली का क्या होता है, कवि का कवित्री होता है। तो वैसे ही बिल्ली का बताना है, बिल्ली का पुल्लिंग क्या होगा, बिल्ला होगा, बिलाव होगा, बिलाव होगा या बिलौटा होगा। दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? करेक्ट आंसर बिल्ला भी हो सकता है दोस्तों, बिलाव भी हो सकता है। तो दो ऑप्शन करेक्ट हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे, एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, कहीं बिल्ला मिलेगा आपको तो कहीं बिलाव मिलेगा। तो जो आपको मिलेगा उसमें आप टिक कर दीजिएगा। करेक्ट आंसर बिल्ला और बिलाव दोनों होंगे। बिल्ली शब्द का जो पुल्लिंग होता है वो बिल्ला भी हो सकता है और बिलाव भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो UPPRPB ने, जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस प्रश्न का उत्तर बी ही माना है, बिलाव ही माना है दोस्तों, ठीक है, बिलाव को ही माना है। लेकिन होता बिल्ला भी है और बिलाव भी होता है। लेकिन जो UPPRB है, कौन, एक UPPRPB, ठीक है, ये भर्ती बोर्ड है दोस्तों, ये इन्होंने बिलाव को माना है सही आंसर। अगला क्वेश्चन, हानि का विलोम है। हानि का विलोम दोस्तों, हानि का विलोम क्या होता है सबको पता होना चाहिए। हानि का जो विलोम है क्या हो सकता है, आमदनी, लाभ, मुनाफा, फायदा। तो दोस्तों हानि का विलोम लाभ होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन नहीं, 37 क्वेश्चन ये थे, टोटल 37 क्वेश्चन, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट देखने के बाद आपको अंदाज़ा लगा होगा कि हम कितने पानी में हैं, कितने हमने सही किया है। अगर आप लोगों ने लगभग क्वेश्चन सही किए हैं तो तब भी आप लोग कृतियाँ और सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, इसमें कोई भी क्वेश्चन इधर उधर के नहीं थे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। सारे क्वेश्चन में मैंने कुछ ना कुछ अलग से चीज़ें बताई हैं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा, हिंदी में दिक्कत नहीं होगी। तो अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा।